नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रूस यूक्रेन जंग को 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन ये जंग अब तक थमी नहीं है। दोनों देश एक दूसरे से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हो रहे और रूसी सेना लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रही है। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि पश्चिमी देशों को धमकाने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में परमाणु पनडुब्बियों को रवाना कर दिया है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास ही यूरोप के कई देश मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की धमकी देने के एक दिन बाद परमाणु पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक में भेज दिया है। बता दें कि पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण के कुछ समय बाद ही अपने न्यूक्लियर डिटेरेंट फोर्सेस को अलर्ट रहने का आदेश दिया था। अब कई रूसी पनडुब्बियां जो कि 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतर गई हैं। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां पुतिन के न्यूक्लियर हथियारों के जखीरों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। हाल के दिनों में रूस की सीमाओं पर महत्वाकांक्षी रहे पुतिन के पास 4,447 परमाणु हथियारों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। इनमें से हजारों न्यूक्लियर हथियार ऐसे विकसित किए गए हैं जो कि शत्रु के खास ठिकानों को पूरी तरह से तहस नहस कर सकते हैं, जबकि इससे व्यापक विनाश नहीं हो सकता। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि इन हथियारों का इस्तेमाल इतना आसान नहीं है, लेकिन रूस के वैज्ञानिक बमों और मिसाइलों को लेकर खासे निपुण हैं। एक पश्चिमी अधिकारी के अनुसार इस युद्ध में अब तक यूक्रेन को टारगेट कर दागी गई मिसाइलों में परमाणु हथियारों को लोड करने का कोई सबूत नहीं मिला है। अटलांटिक काउंसिल में इसको क्रॉफ्ट स्ट्रेटजी इनिशिएटिव के निदेशक डॉक्टर मैथ्यू क्रोनिग ने एजेंसी को बताया कि पुतिन ने 2 कारणों से अपने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इससे रूस के परमाणु हमले के चपेट में आने की आशंका कम हो जाएगी, क्योंकि रूस का ही सारा हथियार एक स्थान पर होगा और दुश्मन को जोरदार पलटवार का डर भी सताएगा। दूसरे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होने की वजह से जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद से ही सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं। शपथ के अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की पहली मीटिंग की और बड़ा फैसला भी लिया। इस बैठक में सीएम योगी ने कोरोना काल में शुरू की गई फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना को हम फिर से लागू कर रहे हैं। इससे राज्य के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। नवगठित सरकार का मंत्रिमंडल का आज पहला निर्णय है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित है। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान ये योजना शुरू की गई थी। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद दोनों डिप्टी सीएम एक साथ बाहर निकले। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस फैसले से सीधे 15 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेगी। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा है कि सरकार लगातार गरीबों का ध्यान रख रही है और करोड़ों परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट बैठक से पहले उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा था कि योगी 2.0 की आज पहली बैठक है और आज की इस बैठक में संभवतः कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा और विभागों के वितरण को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज पार्टी दफ्तर में बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने के लिए सुबह से हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया। शिवपाल यादव को इस बैठक के लिए न्योता ही नहीं दिया गया था। इस बैठक में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है। समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया है कि समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को विधानमंडल दल का नेता चुना है, लेकिन इस मीटिंग में अखिलेश के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव मौजूद नहीं रहे। इसे लेकर शिवपाल यादव का दर्द भी छलका है। शिवपाल यादव ने कहा कि पिछले 2 दिन से मैं न्योते का इंतजार कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। दरअसल शनिवार को राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने विधायक दल नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें सर्वसम्मति से अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को मीटिंग में नहीं बुलाया है। बैठक में नहीं बुलाए जाने की वजह से मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव बेहद दुखी नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा था इसके लिए कि मुझे बुलाया जाएगा। शिवपाल यादव ने कहा कि मुझे पार्टी की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। मैंने 2 दिनों तक इंतजार किया और इस बैठक के लिए मैंने अपने सभी कामों को छोड़कर सभी अपने कार्यक्रम भी मैंने रद्द कर दिया, लेकिन मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूं, लेकिन फिर भी आमंत्रित नहीं किया गया। शिवपाल यादव के इस बयान के बाद एक बार फिर से चाचा और भतीजे के रिश्ते में खटपट का अंदाजा लगाया जा सकता है। जो रिश्ते हाल ही में चुनाव से पहले सुधरे थे, उसमें लग रहा एक बार फिर से खटास नजर आ रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज 75,800 करोड़ रुपए का अपना बजट पेश कर दिया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी सरकार का 8वां बजट पेश किया। पिछले 7 बजटों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के स्कूलों को अच्छा करने, लोगों को फ्री बिजली पानी, मेट्रो का विस्तार और तमाम सुविधाएं दी, जिससे दिल्ली वासियों को बड़ी राहत मिली। लेकिन इस बार के बजट में दिल्ली वासियों के लिए क्या खास है, आइए जानते हैं। इस बार दिल्ली का बजट खासकर रोजगार पर फोकस रहा है। दिल्ली सरकार ने 75,800 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा, इस बार का सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 20 लाख नौकरियां देने का है। दरअसल दिल्ली में 55.87 लाख लोगों के पास रोजगार है, जबकि आबादी 1 करोड़ 68 लाख के करीब है, यानी सिर्फ 1/3 के पास रोजगार है, जो दुनिया के दूसरे शहरों के मुकाबले कम है। मैंने पिछले 7 साल में इस सदन में सरकार की प्राथमिकता के आधार पर आपके समक्ष जीरो टैक्स बजट प्रस्तुत किया, एजुकेशन बजट प्रस्तुत किया, हेल्थ बजट प्रस्तुत किया। इस सदन में मैंने एक बजट ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया। पिछले साल देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया। आज आपकी अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल के देशभक्ति बजट में पिछले साल के देशभक्ति बजट में आजादी के 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेके जाना है कि भारत जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में, तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये हमने आजादी के 75वें साल में यहां सपना देखा। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर के वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में
दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इस बजट के तहत देश विदेश के ग्राहकों को दिल्ली में बुलाकर शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल किए जाएंगे। साथ ही छोटे छोटे स्थानीय बाजारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल शुरू करेंगे। साथ ही नई स्टार्टअप पॉलिसी भी शुरू की जाएगी। दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट किया जाएगा और साथ ही क्लाउड किचन को स्थापित करने पर जोर रहेगा। दिल्ली में एक नई इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे और उसकी स्थापना की जाएगी। राजधानी में फिल्म पॉलिसी के जरिए आर्ट और कल्चर से जुड़े कलाकारों के लिए रोजगार के नए अवसर भी स्थापित किए जाएंगे। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन किया जाएगा। होलसेल ग्राहकों के लिए भी छूट की योजना तैयार की जाएगी। सरकार रिटेल सेक्टर में अगले 5 साल में रोजगार के 3 लाख नए अवसर देख रही है। मशहूर रेडीमेड गारमेंट मार्केट गांधीनगर को ग्रेट गारमेंट हब के रूप में विकसित करने का काम होगा और गांधीनगर की रीब्रांडिंग रीडेवलपमेंट किया जाएगा। 3 लाख बच्चों ने 51,000 बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट किया है। अगले वित्त वर्ष में इस योजना को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिससे 80,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार अगले साल से 30% आरक्षण के साथ महिला ड्राइवरों के साथ 4200 से ज्यादा ई-ऑटो लेकर आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से अगले 5 साल में हर साल 5,000 ई-ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि महंगाई नहीं रुकी तो बेटियों को बचाने में सफलता नहीं मिलेगी। दरअसल हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड विधानसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अगर देश में महंगाई पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आने वाले दिनों में कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह के मामले बढ़ेंगे। लोगों के पास बेटियों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बंद करना होगा। हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि महंगाई से आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। गरीबी इतनी होगी, भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, बाल विवाह जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, कुव्यवस्था जैसे महिला बचिए लड़की बोझ है मार दो, ऐसी घटनाएं घटेंगी अध्यक्ष महोदय महंगाई बढ़ने से। ये नहीं और सब क्षेत्रों में अराजकताएं तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। समाज में जो जिसको लेकर हम आज आजादी के बाद से अब अभी तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सारा खत्म हो जाएगा। कोई बेटियों को नहीं पढ़ाएगा, उसको बेटियों को तो बोझ समझा जाएगा अध्यक्ष महोदय। अब चूंकि किसी पास पैसे नहीं है तो कहां से उस बोझ को, या अब बेटी का बोझा उठाए कि बेटा का बोझा उठाए, अब मां बाप को तो तय करना पड़ेगा। अब यही स्थिति आने वाला समय में होगी अध्यक्ष महोदय। इसको अगर देश में कंट्रोल नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय, और इसमें सबसे पहले चपेट में आएंगे अध्यक्ष महोदय देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जहां पर भूखमरी की स्थिति अभी भी बड़े पैमाने पर है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय इस दिशा में हम लोगों ने जो सोचा है उस दिशा में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन देश जिस दिशा में बढ़ रहा है, अगर वो बाढ़ पूरे देश में छाया तो पता नहीं हम लोग का प्रयास क्या होगा, इसका अंदाजा हम भी नहीं लगा पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। एक तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने महंगाई को बेटियों के लिए खतरा बताया, दूसरी तरफ उन्होंने कोयला कंपनियों से अपने बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की। उन्होंने कहा कि यह रुपए झारखंड का है, हम उसको लेकर रहेंगे। अगर हमें भुगतान नहीं हुआ तो हम कोयला समेत दूसरे खनिज संसाधनों को राज्य से बाहर भेजने पर रोक लगा देंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनते ही अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार बनते ही अभी तो एक ही ये है अध्यक्ष महोदय, कोल कंपनियों को
लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया का भुगतान का मांग रखा है अध्यक्ष महोदय, और वो हम लेके रहेंगे अध्यक्ष महोदय। वो राज्य का अधिकार है। वो अभी 1 तारीख को हम आपको बताने जा रहे हैं। हम लोग यूं ही नहीं बात कर रहे हैं। रंधर जी बैठ उनको मत डिस्टर्ब करिए, बैठने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत जल्द नहीं बैठे। ये राशि बढ़ने जा रही है। केंद्र सरकार, यही तो कलाकारी है अध्यक्ष महोदय, कलाकारी यही बात है। का अधिकार हर हाल में देना पड़ेगा, नहीं तो इस बार हम लोग छीन के लेने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। अगर हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो इस राज्य से जा रहे कोयला खनिज संपदाओं को में भी हम लोग बैरिकेड लगा देंगे, ताला लगा देंगे अध्यक्ष महोदय।